मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं के हक की। महिलाओं को हक, किसकी नीयत खराब। विमेन रिजर्वेशन बिल जो इतने साल तक पेंडिंग रहा, बहुत जल्द एक बड़ा इतिहास देश में बनाने जा रहा है और उसी के लिए आज लोकसभा में चर्चा चल रही है। इसको लेकर जो संशोधन लेकर आई है सरकार, उस पर चर्चा चल रही है। किसने क्या कहा, उसे लेकर भी सियासत शुरू हो चुकी है। करेंगे डिस्कस, पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा। उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। एक सबसे बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये जो 3 विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक और 2 कानून, डिलिमिटेशन का और संघ क्षेत्र के चुनाव के कानून में बदलाव, वो आने से दक्षिण की क्षमता लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42। तमिलनाडु, इतने सारे लोग काले कपड़े पहनकर आए हैं। मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है। जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, समाजवादियों से बड़ा महिलाओं का हितैषी इस देश की कोई पार्टी नहीं है। आज भी आपसे ज्यादा प्रतिशत हमारे अंदर महिलाओं की है। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय ये महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व होंगी तो अध्यक्ष महोदय महिलाओं के बीच ही कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय, वो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो तो होना चाहिए। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। डिलिमिटेशन कमीशन का जिक्र है कि डिलिमिटेशन कमीशन में आप आपके लोग बिठा दोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं
हमने डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि इससे मैनिपुलेशन होगा, तो आपने अगर उस वक्त ये एक्ट का उपयोग कर कर मैनिपुलेशन किया होगा तो मैं इतना कर सकता हूं कि हम नहीं करेंगे और मैं कुछ नहीं कह सकता। आधी आबादी को तिहाई हक देने के वादे का संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश हुआ। इस संशोधन विधेयक में 33% सीटें महिलाओं के लिए तय हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 33% से इनकार नहीं है, लेकिन परिसीमन स्वीकार नहीं है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि सीटों का इजाफा कब होगा, परिसीमन कब होगा। वहीं प्रधानमंत्री ने सीधा प्रहार किया और कहा कि नियत की खोट नारी शक्ति माफ नहीं करेगी। सवाल ये कि सीटों के बढ़ने पर किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। क्या विपक्ष वाकई महिलाओं को अधिकार देना चाहता है या परिसीमन के नाम पर इसको लटकाना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि महिलाओं के हक पर किसकी नीयत खराब है। आज इसी पर महाबहस पूरा गेस्ट पैनल में ज्वाइन कर रहा है। आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ पल्लवी सिंह जी है, बीजेपी प्रवक्ता, नाहिद लारी खान जी हमारे साथ हैं, सपा प्रवक्ता, डॉक्टर रत्ना पांडे कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे बीच में है, बरखा त्रेहन जी महिला एक्टिविस्ट हमारे बीच में है, मीनल पाठक जी महिला एक्टिविस्ट हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डालते हैं। महिलाओं के हक पर किसकी नीयत खराब। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा के अंदर से कहा कि भाई नीयत क्या है ये आधी आबादी देख रही है और नारी इसको माफ नहीं करेगी। सीटों पर इजाफा, किसे नुकसान किसे फायदा ज्यादा। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि परिसीमन से किसी का नुकसान नहीं होगा, ये सिर्फ दुष्प्रचार किया जा रहा है। नॉर्थ है, साउथ है, सबकी सीटें जो है वो बढ़ जाएंगी। महिलाओं के लिए रण क्यों मुस्लिम आरक्षण। अखिलेश यादव ने संसद के भीतर कहा कि क्या मुस्लिम महिलाएं जो है वो आरक्षण के अंदर नहीं आ सकती। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाई हम धर्म के आधार पर किसी कीमत पर आरक्षण नहीं देंगे। और 33% आरक्षण महिलाओं के लिए अगर है तो फिर कैटेगरी वाइज कोटा विद इन कोटा उसके लिए भी प्रावधान है। और उसके साथ ही ये पॉलिटिकल पार्टीज की भी अपनी इच्छा है कि वो जितनी मर्जी चाहे महिलाओं को टिकट दे, जिस वर्ग से चाहे महिलाओं को टिकट दे, उस पर तो कोई रोक नहीं है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले पल्लवी सिंह जी आप ही से यही सवाल। इतिहास बनने जा रहा है। आजादी से लेकर आज 80 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था आज 80 साल बाद हम उसको देख रहे हैं। लेकिन विरोध आज भी अलग अलग कारणों से है। इससे पहले भी विमेन रिजर्वेशन बिल आ चुका है। अलग अलग सरकारों के टाइम पे कई लोगों ने उसका विरोध किया, किसी ने उसमें ओबीसी SC ST का कोटा मांगा। आज लगभग तस्वीर साफ है, लेकिन एक चीज आड़े आ रही है, वो है परिसीमन। इसी पर मेजरली विरोध हो रहा है कि कब करा रहे हैं और उससे महिलाओं का नुकसान होगा। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं को धन्यवाद, मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी सभी महिलाओं की तरफ से, क्योंकि ये भारत के इतिहास में ये बहुत बड़ा कदम है। और लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, मतलब हर तीसरी महिला सांसद, हर तीसरी महिला विधानसभा में बैठेगी। और ये प्रावधान सिर्फ प्रतिनिधित्व बढ़ाने तक सीमित नहीं है, लेकिन बल्कि जो है नीति निर्माण को अधिक समावेशी, अधिक संवेदनशील और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक कदम है। और इसको देखिए, अब अभी तक आपने देखा कि महिलाओं को लाभार्थी के रूप में देखा है, पर अभी आप देखेंगे कि वो नीतियों को बनाएंगी, नीति की निर्माता के रूप में बनेंगी। और इसकी रूपरेखा की यदि बात की जाए, देखिए माननीय मोदी जी जब से 2014 में से जब से आए हैं उसके बाद से ही उन्होंने महिलाओं के विषय में सोचना शुरू कर दिया। बहुत ही बेसिक सी बात जिसके विषय में किसी ने ध्यान नहीं दिया। 40 से 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, पर कभी नहीं सोचा कि महिलाओं को शौचालय की आवश्यकता है। वो खुले में, गांव में जाएंगे आप, खुले में शौच करने को विवश थी। या फिर आप उज्ज्वला योजना की यदि बात कर लें, महिलाएं लकड़ी पे खाना बनाती थी, उनकी आंखों में धुआं जाता था। तो ये बेसिक चीजें थी। इससे स्टार्टिंग हुई। लीव भी जोड़ लीजिए, 12 हफ्ते से बढ़ाकर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 1 by 1 सब पे आ रही हूँ। तो बहुत सारी स्टार्टिंग से उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं, चाहे आप ट्रिपल तलाक की बात कर लीजिए, आप जनधन योजना की बात कर लीजिए, मुद्रा योजना में महिलाओं के लिए प्रावधान दिया है। तो ओवरऑल सारी शुरुआत से ही महिलाओं के प्रति सब भारतीय
जनता पार्टी हमेशा से सजग रही। और रही बात की, देखिए आरक्षण ये कब से चला आ रहा है, हमेशा जो है शुरू यही रहा है कि प्रयास किया गया, पर क्या सच में बिल्कुल। प्रयास? लेकिन आज हम जिस वक्त में खड़े हैं, ये सारे दौर अब पीछे छूट चुके हैं और बस बहुत करीब हैं। समझ लीजिए कि एक अंतिम सीढ़ी रह गई है जो सिर्फ हमारे संसद की प्रक्रिया से होकर के गुजरती है, और आज सभी अपनी अपनी बातें वहां पर रख रहे हैं। नाहिद लारी खान जी हमारे बीच में, एसपी प्रवक्ता। नाहिद जी, समाजवादी पार्टी की ये परेशानी थी, उसने इस बात को रखा कि भाई परिसीमन अगर आप कराना चाहेंगे, कब कराना चाहेंगे, और उससे तो नुकसान महिलाओं का हो जाएगा, और ज्यादा फायदा मिलता तो मतलब अभी कम महिलाओं को फायदा मिलेगा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी का कोई नुकसान नहीं है, परिसीमन से किसी का कोई नुकसान नहीं है, और ये सिर्फ दुष्प्रचार हो रहा है। कोई दुष्प्रचार नहीं, जो वास्तविकता पर आधारित बात है वो माननीय अखिलेश यादव जी ने कही। माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि महिला आरक्षण के हम सब समर्थन करते हैं। समाजवादी पार्टी सहित पूरा इंडिया गठबंधन महिला आरक्षण का समर्थन करता है, लेकिन हमारी ये मांग है कि पिछड़ों को और अल्पसंख्यक मुसलमान महिलाओं को भी आरक्षण में आरक्षण का लाभ मिले, जिससे अंतिम पंक्ति तक जो महिलाएं उनको भी लाभ मिले। और पहले सेंसस हो, और सेंसस के बाद जातिगत जनगणना हो, फिर डिलिमिटेशन। आप ये देखिए कि जब 2023 में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हुआ, तब जो है समाजवादी पार्टी सहित संपूर्ण इंडिया गठबंधन, संपूर्ण विपक्ष ने कहा था बीजेपी सरकार से कि आप इसको तुरंत लागू कर दीजिए, 2024 के चुनाव में ही लागू कर दीजिए। लेकिन तब बीजेपी ने कहा कि नहीं, अभी हम इसको लागू नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं थी लागू करने की। उस वक्त बहाना बनाया, कहा पहले सेंसस हो जाए, क्योंकि सेंसस 2011 का हो रखा है। अब पहले सेंसस हो जाए, फिर डिलिमिटेशन हो जाए, फिर इसको लागू करेंगे। अब ये कह रहे कि नहीं जी, हम तो जो 2011 का सेंसस हो रखा उसी को बेसिस बना के हम सारा काम करेंगे। तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर 2011 के सेंसस को इस्तेमाल करना था तो 2010 में ही ये महिला आरक्षण बिल तो राज्यसभा से पारित हो चुका था। 2014 में आप बहुमत में थे, 2019 में बहुमत में थे, 2023 में जब बिल पास हुआ तब भी बहुमत में थे। तब आपको किसी भी विपक्ष की जरूरत नहीं थी, आपको किसी अन्य पार्टी की भी जरूरत नहीं थी, आप पूर्ण रूप से बहुमत में थे, एक छत्र राज था। तब अगर आपकी नियत साफ थी तो आपने क्यों नहीं लागू कर दिया? 12-13 साल से आपकी सरकार है, आपकी नियत अगर महिला आरक्षण बिल वाकई में लाने की थी तो क्यों नहीं लागू कर दिया? उससे पहले भी अटल जी की सरकार रही 2 बार, तब भी लागू नहीं किया। लेकिन अब इसलिए बात करें क्योंकि मंशा लागू करने की नहीं, मंशा केवल चुनावी फायदा लेने का। और खुद माननीय मोदी जी ने तो आज स्वीकार कर लिया कि अगर इसका विरोध करेंगे तो मुझे राजनीतिक लाभ होगा। स्वयं उन्होंने स्वीकार कर लिया, हाउस में स्वीकार कर लिया कि उनको वो ये इसलिए। ठीक है नाइट जी, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बात ये भी तो कही है ना। वैसे मैं आप बता दूं, कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे बीच में आ चुकी है, डॉक्टर रत्ना पांडे जी हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, रत्ना जी, ये भी साफ साफ कह दिया आज हाउस के अंदर कि मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं आप ही लोगों को क्रेडिट का ब्लैंक चेक दे देता हूं। और अगले दिन खुद विज्ञापन छपवा के जिसकी फोटो लगानी है उन सबका शुक्रिया भी अदा करवा दूंगा। लेकिन ये जो नियत है वो नारी देख रही है, इसीलिए सही नियत का परिचय दीजिए रत्ना जी। आप तक आवाज पहुंच रही रत्ना पांडे जी? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं जा रही है। पीसीआर कनेक्ट हो तो आप हमें बताइएगा। मैं रुक कर लेती हूँ। बरखा त्रेयन जी हमारे बीच में हैं, वुमेन एक्टिविस्ट हैं। बरखा जी, 80 साल लग गए, ऐसा नहीं था कि पूर्व में ये बिल आया नहीं हाउस के अंदर या इसका कभी जिक्र नहीं हुआ। आप देखिए कि भारत के अंदर एक महिला प्रधानमंत्री किस दशक में बन गई थी, उसके बाद भी आप देखिए 60 साल के लगभग वक्त ऊपर, उससे ज्यादा ही हो गया कि फिर वुमेन रिजर्वेशन बिल आज लगभग पारित होने की उस पर है, संशोधन जो है इसके। अमेरिका जैसा देश भी आज तक महिला प्रेसिडेंट नहीं बनवा पाया, लेकिन हमने महिला प्राइम मिनिस्टर बनवा ली। मतलब ये देश की जनता की आवाज थी, ये देश की जनता की चॉइस थी, ये महिलाओं की इच्छा थी कि उनको भागीदारी लेजिस्लेचर में भी चाहिए, और आज वो सुनिश्चित की जा रही है। पर इसके लिए अलग अलग विरोध भी हो रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण जो निकल कर आ रहा है वो है परिसीमन। कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जितना काम किया है, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में भी उतना काम किसी ने भी किया होगा। उन्होंने कोई पटल नहीं छोड़ा, चाहे वो लाल किला हो, चाहे किसी भी जगह, हर जगह जाकर के नारी सम्मान और नारियों के लिए बहुत चीजें, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका मजाक अक्सर विपक्ष उड़ाता रहा है, लेकिन वो मजाक नहीं, वो एक्चुअल में ग्राउंड पे काम हुआ है। महिलाओं की सेफ्टी को लेकर के हर चीज, आत्मनिर्भर भारत बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आज विपक्ष
आज विपक्ष के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए भी वो हर चीज को काटते हैं, इसलिए इसको भी काट रहे। क्रेडिट उनको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी मंशा तो तभी थी ही नहीं इसको लाने की। जिसकी मंशा थी वो दिख रही है, जगत जाहिर है। हर एक इंसान को, हर एक महिला को, कांग्रेस पार्टी तो उसको लेकर आई ना, वो बात और है कि भाई लोकसभा में वो गिर गया, मतलब नहीं हो पाया, राज्यसभा से तो उसने करवाई दिया था। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक मंशा अभी पूरी क्लियर नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि अब इम्प्लीमेंट होगा। और रही बात परिसीमन के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, परिसीमन भी हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। इन्होंने बवाल हमेशा खड़ा किया है, भ्रम हमेशा कराया, हो जाएगी, धीरे धीरे चीजें सारी हो जाएंगी। लेकिन आज मंशा साफ है, नियत साफ है, और जब नियत साफ होती है तो चीजें ग्राउंड पे दिखती हैं। अभी दूसरा मेरा एक जो इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर ये है, प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत ही अच्छा ये कदम उठाया है, लेकिन मैं एक बात और इस पटल से रखना चाहती हूँ, वो ये है कि विमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारा संविधान कहता है, जैसे कि अभी अमित शाह जी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को कुछ ऐसा नहीं, हम आरक्षण और नहीं दे सकते, आरक्षण जो है 33% का वो समान के लिए, सभी के लिए है, अलग रिलीजन का नहीं है। तो वैसे ही जेंडर के नाम पर हम डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे। अगर किसी के पास क्रेडिबिलिटी है, अगर कोई संसद अपने आप पहुंच सकता है, तो उसे अपने कैलिबर के ऊपर भी संसद में। उसके बाद में पल्लवी जी का रुख करूंगी। नाई जी बोलिए। नहीं, मैं अभी सुन रही थी कि शाह जी की बात हो रही थी कि हम आरक्षण जो है धर्म के बेसिस में नहीं जाना चाहते। देखिए, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कुछ पढ़ी लिखी पार्टी है। आप ये समझिए कि पंचायत चुनाव, हालांकि पंचायत चुनाव में महिलाओं को जो आरक्षण दिया है वो माननीय नेताजी ने शुरू किया था। इस तरफ की अगर इतिहास बन रहा है, जिन महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही है, वही स्क्रीन पर आकर अपने तबके की आवाज को आगे रखें। फैक्ट, सिर्फ फैक्ट। नारी जी, उसके बाद पल्लवी जी। हाँ जी, देखिए अब ये कुछ शायद पढ़े लिखे नहीं है। अब आप ये देखिए कि पंचायत चुनाव हो गए चाहे नगर निगम चुनाव हो गए, उसमें जो ओबीसी का आरक्षण होता है उसमें मुसलमान पुरुष और महिलाओं को भी आरक्षण मिलता है। मतलब इनको, मतलब कि आप कुछ पढ़े लिखे हैं भी कि नहीं ये लोग। और तुष्टीकरण की राजनीति तो बीजेपी कर रही है ना, जिनकी आबादी जब सबसे ज्यादा है, पिछड़ों की आबादी, उनका हक डकारना चाहती है बीजेपी। ठीक है पल्लवी जी, पल्लवी जी। हाँ, एक तो ये मुस्लिम महिलाओं वाली बात कि भाई उनको क्यों नहीं अलग से, आप जो कोटा विदिन कोटा की बात हो रही है तो उनको क्यों नहीं आप अल्पसंख्यक अलग से गिन रहे हैं, और दूसरा परिसीमन। आस्था जी, देखिए, कोटा विदिन कोटा पुरुषों के लिए तो नहीं लागू है ना, पुरुषों के लिए कास्ट सेंसस की बात की जा रही है, तो महिलाओं के लिए अलग से इनको क्यों चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, धर्म की राजनीति तो समाजवादी पार्टी शुरू से करती आ रही है, ये इनकी बुनियाद है। इन्होंने ये बात सिद्धांत लेके किसका चलते हैं, लोहिया जी का सिद्धांत लेके चलते हैं, जिन्होंने बोला है कि महिलाएं खुद में एक पिछड़ी जाति है, जिसको हमें उत्थान करने की आवश्यकता है, जिनको आगे ले जाने की आवश्यकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी को चाहिए कि उसमें भी कोटा विदिन कोटा हो। देखिए, ये एक सिर्फ एक तरीका है कि रिजर्वेशन को और लिंगर किया जाए। नाहिद जी, प्लीज डोंट स्पीक इन बिटवीन, प्लीज लिसन टू मी, आई वाज नॉट स्पीकिंग इन बिटवीन। तो इनको चाहिए। अच्छा ठीक है, नाहिद जी उनकी बात सुन लीजिए। आपने बात रखी ना कि हक ना मारा जाए। हाँ, हक ना मारा जाए। अब उसका तरीका क्या हो सकता है, क्या ये पार्टियों के भी हाथ में है? ठीक है नाहिद जी, चर्चा चलने दीजिए, चर्चा चलने दीजिए, शांति से जवाब सुनिए। पल्लवी जी बोलिए। आरजेडी ने हमेशा से विरोध किया है, यदि देखा जाए तो कभी भी ये सहयोग में आई ही नहीं है, तो अभी भी ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से आगे खिसकाया जाए। ये अगर 23 में हो गया होता तो ये कहते 23 में क्यों हुआ, अब पहले क्यों नहीं हुआ। देखिए, आपको तो ये सवाल कांग्रेस पार्टी से भी पूछना चाहिए था, लेकिन 2011 में सेंसस भी हुआ था, 2011 में परिसीमन भी हुआ था, क्यों नहीं उस समय आरक्षण दे दिया गया महिलाओं को, तब भी आपने हमेशा से ही विरोधी किया है। तो आप तो यही चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण ना मिले। बात आप करते हैं, आपका पीडीएम में ए जो आप बदलते रहते हैं, कभी आप उसे अगड़ा बोलेंगे, कभी आप अल्पसंख्यक बोलेंगे, कभी आप आधी आबादी बोलेंगे, लेकिन सच में आप परिवार डेवलपमेंट ही करते हैं। मैं रोकना चाहूंगी पल्लवी जी एक सेकंड। देखिए, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो हमारे साथ कनेक्ट हुई है, काफी समय हो चुका है, और साथ ही मीनल जी भी हमारे साथ है, फीमेल एक्टिविस्ट। दो लोग अभी अपनी बात नहीं रख पाए। डॉक्टर रत्ना पांडे, सवाल ये कि क्रेडिट की बात है कि क्यों उसको क्या परिसीमन के नाम पर अटकाया जा रहा है। गृहमंत्री कह रहे हैं कि भाई दुष्प्रचार क्यों करे, परिसीमन से किसी का नुकसान नहीं है। नॉर्थ साउथ वाली जो सीटों की बात थी कि भाई साउथ में कम रह जाएंगी, तो उसको भी हमने बैलेंस आउट कर दिया है। कोटा विदिन कोटा में भी प्रावधान है कि भाई जनरल को कितना हो, SC ST OBC वो सब कुछ है। प्रधानमंत्री ने यहां तक कह दिया आपको क्रेडिट चाहिए आप क्रेडिट भी ले लो।
मैं आप ही के नाम का विज्ञापन थैंक यू का अगले दिन अखबार में चिपकवा दूंगा, लेकिन आज सही नियत दिखाओ, क्योंकि नारी नियत देख रही है आज। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मंशा साफ है भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, तो फिर मार्केटिंग और पैकेजिंग महिला आरक्षण बिल के नाम पर क्यों की जा रही है? महिला आरक्षण बिल तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमें 2023 में दे चुके थे। मेरी नेता सोनिया गांधी जी ने और सभी सांसदों ने संसद में खड़े होकर समर्थन भी दिया था, और हमने भी आधी आबादी के रूप में प्रधानमंत्री जी पे विश्वास किया था। ये रोड मैप तो उन्होंने बनाया था ना, कि पहले जनगणना 2023 के बाद की सबसे पहली जनगणना और उसके बाद का परिसीमन, तब मैं महिलाओं को आरक्षण दूंगा। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री जी अपने बनाए हुए रोड मैप से पीछे क्यों जा रहे हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भारत की हर महिला प्रधानमंत्री जी से पूछ रही है। और फिर जो प्रस्तावित विधेयक है उसमें बात डिलिमिटेशन की जा रही है, जबकि डिलिमिटेशन संविधान में ही कहता है कि पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा। तो संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन यशस्वी मोदी जी के लिए अचानक जरूरी क्यों हो गया? ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो देश की पूरी जनसंख्या, आबादी जो है वो सब पूछना चाहते हैं। इसमें महिलाएं नहीं, पुरुष भी पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या जल्दी है। भारत में मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। 5 राज्यों में इलेक्शन है, 2 में अभी बाकी है। कंडक्ट के बीच में ऐसी क्या आपाधापी है? 4 मई को रिजल्ट आ जाएगा, 15 दिन रुकना क्यों मुश्किल हो गया है? ये तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये सब कुछ मिलकर देश में हर व्यक्ति के मन में ये संदेह उत्पन्न कर रहा है कि मंशा क्या है। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि निर्णय पर नहीं, नियत पर भी विश्वास कीजिए। मैं उस नियत पर ही प्रश्न कर रही हूँ। चलिए, तो घूम फिर के सवाल यही आ जाता है कि नियत का खेल, मतलब जैसा हमने लिखा पीछे अपने बैकग्राउंड में कि भाई किसकी नियत खराब है, वही सब चर्चा में घूम फिर कर आ रहा है। पक्ष विपक्ष की राजनीति और सेंटर में है नियत। मीनल पाठक जी हमारे बीच में, महिला एक्टिविस्ट। मीनल पाठक जी बताइए, 80 साल आजादी से आज हमें लग गए, अब यहाँ पर भी नियत पर प्रश्न खड़ा किया जा सकता है कि भाई एक तो सबसे पहली बात कि महिलाओं को 33% दिया जा रहा है। दिया जा रहा है का क्या मतलब है? भागीदारी तो होनी चाहिए ना। महिलाओं को तो नेचर ने तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, प्रकृति ने तो महिला पुरुष दोनों को बनाया है। उसने तो किसी को नहीं कहा तुम श्रेष्ठ हो, तुम थोड़े कम श्रेष्ठ हो, तुम इसका ध्यान रखना, तुम इसको देना, तुम इसको, दोनों को बराबर बनाया ना। बोथ आर ह्यूमन बींग्स। पर चलिए, आजादी 1947 में मिली, आज 2026 में हम ऐसे मुहाने पर हैं कि इसको जल्द से जल्द लागू कराने की कवायद है, और पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे की नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। So I think it is a very welcoming move, आस्था, कि फाइनली एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत स्ट्रांगली इस बिल को फाइनली लेकर आई है उसमें, जिसमें ये क्लियर हो सकता है। एंड आई बिलीव यहाँ पर जितने भी ऑपोजिट पार्टी है ना, इंस्टेड ऑफ निट पिकिंग एंड इंस्टेड ऑफ पॉलिटिसाइजिंग द इशू, सबको दोनों हाथों से इस बिल को सपोर्ट करना चाहिए। और डेफिनेटली वो धर्म के नाम पे और रिजर्वेशन एंड फर्दर रिजर्वेशन, ये सब चीजों को इस बिल में तो एटलीस्ट मत उठाइए, इस चीज को पॉलिटिसाइज मत कीजिए। ये 33% वुमेन का वो अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए हम बहुत सालों से बात कर रहे हैं। फाइनली वुमेन को ये बात करना और उस चीज को एग्जीक्यूट करने में बहुत डिफरेंस है। आप बोल सकते हैं वुमेन की एम्पावरमेंट के बारे में, वुमेन की अपलिफ्टमेंट के बारे में, बट फाइनली ऑन पर्चा उस चीज को एग्जीक्यूट करके वो अपॉर्चुनिटी वुमेन को देना बहुत जरूरी है। तो ये बात मैं बता ही रही थी कि मैं हरियाणा से हूँ, हमने देखा कैसे पंचायत के इलेक्शन होते हैं। अगर एक वुमेन पंचायत का अध्यक्ष बन भी जाती है तो बहुत सारे डिसीजंस उसके हस्बैंड के थ्रू ही लिए जा रहे होते हैं अभी तक। बट रिसेंटली वी हैव सीन दिस चेंज इन द ग्रासरूट लेवल्स। ये वो सारी की सारी पंचायत की अध्यक्ष अब बदल गई हैं, वो स्टैंड अलोन डिसीजंस ले रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल। और बात अगर विधानसभा की होगी, लोकसभा राज्यसभा की बात होगी, तो आप देखिए कि वहां किसी के पति के पास ऑप्शन नहीं है कि वो वहां जाकर पंचायत पति बन के बैठ जाए, सरपंच पति बन के बैठ जाए। ठीक है, वहां तो वो महिला ही जाएगी, उधर तो एंट्री महिला की होगी, उधर तो सुनी ही महिला की जाएगी, वो जगह ही महिला के लिए अगर होगी तो। चलिए, लास्ट 2 मिनट है, मैं चाहती हूँ सब लोग जल्दी जल्दी अपनी बात रख लें। रत्ना जी कुछ कहना चाहती हूँ, उसके बाद हम नाहिद लारी जी का रुख करेंगे। रत्ना जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि परिसीमन के नाम पर जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने 50% सीटें बढ़ाने का रखा है, उससे भारत को खंड खंड में तोड़ा जा रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट की जा रही है। और अगर
भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ना है तो महिलाओं का नाम लेके क्यों तोड़ा जा रहा है? नहीं, ये कैसे सबसे बड़ी फेडरल आपत्ति और स्ट्रक्चर विरोध के विषय। ये आरोप आप किस आधार पर लगा रही हैं? तो मैं बताती हूँ, आपने माननीय मोदी जी ने कहा है कि 50% हमारा फॉर्मूला होगा सीटें बढ़ाने का। उत्तर प्रदेश में 80 MP हैं, ठीक है, मतलब 600 के पार जाएंगी 40 सीटें विधानसभा की बढ़ेंगी, सीटें, हाँ। 120 हो जाएंगी MP। और तमिलनाडु की बात कीजिए, 39 सीट्स है, वहां पर अगर 50% बढ़ा 20 तो वो 59 ही होगा। जो अभी 543 में तमिलनाडु का अभी 7.2% रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जो प्रोजेक्टेड बता रहे हैं गृह मंत्री जी, उसके बाद केवल 6% रह जाएगा, यानी तमिलनाडु के रिप्रेजेंटेशन में 1.2% जो सवाल आप उठा रही ना, हाउस के अंदर गृह मंत्री ने बाकायदा डाटा और सीट के कोड के साथ कहा है कि नॉर्थ हो या साउथ, किसी की भी सीटें कम नहीं होंगी, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। उसका ध्यान उसी अनुपात में रखा गया है। नाहिद लारी जी 10 सेकंड जल्दी से, उसके बाद पल्लवी जी। ठीक है रत्ना जी। नहीं, पहले बीजेपी ये बताए कि आखिर उत्तर प्रदेश से कितनी महिला सांसद उन्होंने भेजी है, कितनी है? समाजवादी पार्टी पे तो बहुत गई है महिला सांसद, बीजेपी पे कितनी है? केवल एक है। और बीजेपी की कितने राज्यों में सरकार है? 21-22 राज्यों में सरकार है। कितनी महिला मुख्यमंत्रियों को बनाया? इंडिया गठबंधन में तो है ममता दीदी। सवाल तो आप पर भी आ जाएगा ना नाहिद जी। नहीं, हमारे ऊपर का, हमारी तो सरकार ही नहीं है 10 साल नहीं, जब रहा अरे अभी आपकी पार्टी की वैसे भी बात करें, कितनी महिला मंत्री बनी, आपने मुख्यमंत्री का नाम खुद ही ले दिया कि भाई मुख्यमंत्री जैसे पद पर। ये सवाल तो आप पर भी आएगा ना पल्लवी जी। छोड़ दीजिए बात, हम तो सत्ता में नहीं है, बीजेपी तो जगह जगह सत्ता में, एक भी महिला मुख्यमंत्री। चलिए, इस पर बहस लगातार चलेगी, लेकिन जल्दी से क्लोजिंग कमेंट पल्लवी जी, मेरे पास समय खत्म हो गया है। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी वही है जो कहती है कि हम सपोर्ट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी नहीं करना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को तो इतिहास रहा है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा लेकर आई थी, जिस अभियान का मैं भी हिस्सा थी। 40% महिलाओं। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन ये बहस लंबी चलेगी और इस वीकेंड तक लग रहा है कि वो इतिहास बन जाएगा, क्योंकि देश की महिलाएं यही उम्मीद लगाए बैठी हैं कि ये जो 33% वाली बातें कई दशक गुजर गए, इस पर चर्चा करते करते, इस पर आर्टिकल्स पढ़ते पढ़ते, इस पर निबंध लिखते लिखते, अब क्या ये वाकई संभव हो जाएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, महाबहस में इतना ही। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।